हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इफ डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। देखो यहां पे तीन वेक्टर्स दिए हैं x1, x2, x3। ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं वो हमें चेक करना है, और अगर ये तीनों डिपेंडेंट है तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले अब क्या करना है, ये जो तीनों वेक्टर्स है ये तीनों के लिए एक हम रिलेशन पहले कंसिडर कर लेंगे बाय यूजिंग द नॉन जीरो स्केलर। हम क्या करेंगे, λ1, λ2, λ3 ऐसे हम तीन नॉन जीरो स्केलर ले लेंगे और उसका यूज करके यहां पे एक रिलेशन कंसिडर कर लेंगे पहले। तो यहां पे हम लिख लेंगे कंसिडर द इक्वेशन। देखो क्या इक्वेशन है, दैट इज λ1 x1 प्लस λ2 x2, जस्ट अ मिनट, λ2 x2 प्लस λ3 x3 इक्वल टू 0। देखो ये हमने जो इक्वेशन कंसिडर किया है इसमें λ1, λ2, λ3 ये क्या है, तो दे आर द नॉन जीरो स्केलर, और इसका यूज करके हमने ये एक इक्वेशन तैयार की है। ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एट द लास्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे λ1, λ2, λ3 पुट करना है और ये इक्वेशन यहाँ पे तैयार करना है। लेकिन उसके लिए देखो यहाँ पे ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस क्या रहेगा वो पहले आप समझ लो। देखो क्या फाइंड आउट करना है हमें पहले चेक करना है कि गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं। तो ये कैसे चेक होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये λ1, λ2, λ3 जीरो आता है या नॉन जीरो आता है वो चेक करना पड़ेगा। अगर λ1, λ2, λ3 अगर जीरो हो जाते हैं तो हम वहां पे लिख लेंगे कि गिवन थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों नॉन जीरो रहेंगे तो हम यहां पे लिख लेंगे कि गिवन थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक रिलेशन। ठीक है, तो ये λ1, λ2, λ3 जीरो है या नहीं है ये कैसे चेक होगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहां पे x1, x2, x3 का वैल्यू पुट करो। देखो ये x1 है ये वेक्टर, x2 ये है वेक्टर और x3 ये वेक्टर है, तो तीनों को यहां पे पुट करो। चलो देखते हैं तीनों को पुट करने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले x1 यहां पुट करो, तो हम यहां लिख लेंगे x1 यानी क्या है 1, 2, 3 प्लस λ2, x2 यानी क्या है, दैट इज 3 - 2, 1, ओके, और x3 यानी क्या है प्लस x3, सॉरी यहां पे प्लस λ3 है और उसके बाद x3 की वैल्यूज है। सो λ3 और x3 की वैल्यू है 1 - 6 - 5 इक्वल टू 0। देखो ये हमने पुट किए। अब क्या करो, यहां पे इक्वेशंस, यहां से तीन इक्वेशंस तैयार करो। ठीक है, तीन इक्वेशन कैसे बनेंगी, देखो आपको क्या करना है, λ इंटू 1 करना है। देखो यहां पे λ1 इंटू फर्स्ट एलिमेंट, λ2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट, λ3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा करो। ठीक है, इससे आपको पहली इक्वेशन आएंगी। देखो आपको इक्वेशन लिख के देते हैं, क्या कहा, λ1 इंटू फर्स्ट एलिमेंट हमने कर लिए तो आया λ1, λ2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट करो तो प्लस 3 ऑफ λ2। ठीक है, उसके बाद λ3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट करो तो प्लस ऑफ λ3 इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से λ1 इंटू सेकेंड एलिमेंट करो, सो ये हो गया 2 ऑफ λ1, λ2 इंटू सेकेंड एलिमेंट करो तो ये -2 ऑफ λ2, फिर λ3 इंटू सेकेंड एलिमेंट करो तो ये -6 इंटू λ3। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0। देखो सेकेंड इक्वेशन मिल गया। उसी तरह से λ1 इंटू थर्ड एलिमेंट तो ये हो जाएगा 3 ऑफ λ1, फिर प्लस ऑफ λ2 और फिर -5 ऑफ λ3 इक्वल टू 0। देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे ये तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तीन इक्वेशंस तैयार कर लिए हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ये देखिए। ठीक है, λ1 फिर λ2 से और फिर λ3 से हमने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे तीन इक्वेशंस तैयार कर लिए। अब आपको क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय यहाँ पे तीन मैट्रिक्स तैयार करना है।
तीन मैट्रिक्स बनेंगी। पहला मैट्रिक्स रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वो हम यहां बनाएंगे। सेकंड मैट्रिक्स रहेगा अननोन मैट्रिक्स, वो यहां बनाएंगे। और थर्ड मैट्रिक्स रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, वो यहां बनाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला बनाते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करने के लिए क्या करो, ये तीनों इक्वेशंस में जो λ1, λ2, λ3 के कोएफिशिएंट्स है वो यहां पे लिखो। ठीक है, पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 3 1, तो हम यहां लिख लेंगे 1 3 1। सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स क्या है, 2 -2 -6, तो यहां लिख लो 2 -2 -6। अब थर्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है, 3 1 -5, तो लिख लो 3 1 -5। तो ये बन गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और अब ये रहेगा अननोन मैट्रिक्स। अननोन मैट्रिक्स मतलब इसमें जो भी अननोन है वो क्या है, λ1, λ2, λ3 ये अननोन है, तो वो यहां लिख लो। ठीक है, और उधर रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब ये तीनों इक्वेशन में इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म्स है वो, तो तीनों के तीनों जीरो है राइट हैंड साइड में, तो हमने लिख दिया 0 0 0। इस तरह से हमने गिवन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिए। अब ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किया है उसमें जो पहला मैट्रिक्स है इसको कहो एज अ ए मैट्रिक्स, लास्ट का जो मैट्रिक्स है इसको कहो बी मैट्रिक्स, और बीच वाला जो मैट्रिक्स है उसको कहो एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तीन मैट्रिक्स हमने ले लिए, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसा हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसा हो गया। ठीक है, देखो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसा हो गया। अब आप क्या करना है, ये जो हमने इक्वेशन बनाए हैं इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे हमें इसका यूज होना है। ठीक है, अब क्या करो, देखो अब क्या करो, अब ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करो। ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करो। तो देखो ये हम यहां लिख लेंगे, नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को कहेंगे सी मैट्रिक्स, और ये सी मैट्रिक्स बनता है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके। ये देखो, नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी इक्वल टू ए कोलन बी, यानी ए और बी को कंबाइन करना है। तो देखो यहां पे कंबाइन करके बताते हैं, ए और बी को किस तरह से कंबाइन करना है वो समझ लो। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स यहां पे हम एज इट इज लिख लेंगे 1 3 1, उसके बाद उसके एलिमेंट्स 2 -2 -6, उसके बाद उसके एलिमेंट्स 3 1 -5, तो ये हो गया ए मैट्रिक्स। और अब बी मैट्रिक्स यहां लिखो, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0, तो यहां लिख दो 0 0 0। और इनको हमने ए और बी को हमने कंबाइन किए, और ये हमने ये देखो पार्टीशन दे देते हैं, इससे समझ में आएगा कि इधर है ए के एलिमेंट्स और इधर है बी के एलिमेंट्स। ठीक है, और ये पूरा कंबाइन करके ये हमने सी मैट्रिक्स तैयार कर लिए। ये जो सी मैट्रिक्स है इसको कहेंगे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, ये सी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इसको चेक करो कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करो। ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं। तो ये जो सी मैट्रिक्स है ये फिलहाल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चेक करो कि क्या ये मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। नहीं, इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। कौन से होते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, देखो ये 2 3 1, ये इतने प्लेस पे 0 होना चाहिए। देखो इसको यहां ट्रायंगल बना के बताते हैं, ये देखो ये है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ये तीनों जगह पे 0 होना चाहिए। अभी ये तीनों जगह पे 0 है क्या, नहीं है। अगर आप ये तीनों जगह पे 0 ले आएंगे तो फिर हम इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो ये 3 प्लेस पे हम 0 ले आते हैं, और उसके लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। तो चलो हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां पे 3 रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो क्या करो, देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ओके, इसको आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड रो में यहां पे पहले 0 चाहिए, और थर्ड रो में यहां पे 0 चाहिए। तो क्या करो, सेकंड रो और थर्ड रो का जो कैलकुलेशन है वो फर्स्ट रो के साथ करो। तो देखो सेकंड रो के लिए हम इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं। सेकंड रो के लिए इक्वेशन है, सेकंड रो के लिए R2 इक्वल टू, देखो यहां पे अगर आपको 0 चाहिए तो क्या करो, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 - 2 करो तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा R2 - 2 ऑफ R1, ऐसा करने से आपको यहां 0 मिल जाएगा।
उसी तरह से अब आपको क्या करना है, थर्ड रो के लिए इक्वेशन लिखना है। तो थर्ड रो में यहाँ पे 0 चाहिए, देखो यहाँ पे 3 के जगह 0 चाहिए, तो यहाँ 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1, तो क्या करो, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर थर्ड रो में से माइनस करो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे थर्ड रो R3 इक्वल टू R3 माइनस 3 ऑफ R1। ऐसा करने से आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे हमने क्या किए, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किए और R2 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किए और थर्ड रो R3 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो चलो वो हमने इक्वेशन लिखे हैं, और अब देखो इसका रिजल्ट क्या बनता है। तो हमने R2 और R3 के लिए इक्वेशन लिखा है, R1 के लिए इक्वेशन है क्या, नहीं है। इसका मतलब R1 के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे, 1 3 1 0। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 3 1 0। देखो R1 के एलिमेंट्स एज इट इज है, बस आपको R2 R3 के एलिमेंट्स यहाँ निकालना है। तो R2 के एलिमेंट्स अगर आपको निकालना है तो R2 के एलिमेंट्स निकालने के लिए ये इक्वेशन का यूज करो, ठीक है, ये इक्वेशन का यूज करो। क्या करो, R2 के सभी एलिमेंट्स यहां पुट करो R2 के प्लेस पे, और उसके रिस्पेक्टिव R1 के जो एलिमेंट्स है वो यहां पे पुट करो, ठीक है। चलो हम आपको रफ कैलकुलेशन बताते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। सो 2 और 1, देखो R2 का एलिमेंट 2 है, R1 का एलिमेंट 1 है, तो यहाँ 2 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, तो ये ऐसा होगा। देखो रफ में बता रहे 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये क्या होगा 2 माइनस 2 0, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे कि ये 0 है। उसके बाद R2 का एलिमेंट -2, R1 का एलिमेंट 3, तो यहाँ -2 और यहाँ 3 पुट करो, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -2 इंटू 3 ऐसा, तो ये -2 -6 हो जाएगा। तो -2 -6 क्या होता है, -2 -6 यानी -8, तो यहाँ लिख लो -8। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो -6 और 1 है, R2 का एलिमेंट -6, R1 का एलिमेंट 1, तो यहाँ -6 रखो, यहाँ 1 रखो, तो ये क्या होगा, तो ये होगा -6 -2 इंटू 1, देखो तो ये -6 -2 फिर से, तो ये हो जाएगा -8 अगेन। उसके बाद ये 0 और 0, तो यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, तो वो तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने क्या किए, ये हमने सेकंड रो के एलिमेंट्स यहाँ फाइंड आउट कर लिए। और अब थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, तो थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ये R3 वाली इक्वेशन का यूज करो, तो हमें थर्ड रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी हम रफ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या करो, R3 के एलिमेंट्स R3 के प्लेस पे रखो और उसके रिस्पेक्टिव R1 के एलिमेंट्स R1 के प्लेस पे रखो, ठीक है। तो 3 और 1, तो यहाँ 3 रखो, यहाँ 1 रखो, तो ऐसा होगा 3 - 3 इंटू 1, तो ये 3 - 3 क्या 0, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 0, ठीक है। उसके बाद 1 और 3, तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 3 रखो, तो 1 - 3 इंटू 3, तो ये 1 - 9, तो 1 - 9 कितना, 1 - 9 यानी -8, तो यहाँ लिखो -8, ठीक है। उसके बाद ये -5 और ये 1, यहाँ -5 रखो, यहाँ 1 रखो, तो ये हम यहाँ रखेंगे -5 - 3 इंटू 1, सो -5 - 3, तो ये भी हो जाएगा -8, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज -8, और लास्ट में 0 आएगा क्योंकि दोनों टर्म 0 है। तो ये देखिए यहाँ तक हम आ गए। हमने कहा था कि ये दो प्लेस पे पहले 0 ले आना है, तो ये दो प्लेस पे 0 आ चुका है। और चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं, ये अभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पूरी तरह से 0 नहीं हुए हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे भी 0 ले आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 ले आने के लिए चलो अब इसका कैलकुलेशन जो है वो सेकंड रो के साथ करो, फर्स्ट रो के साथ गलती से कैलकुलेशन मत करना। अगर आपने थर्ड रो का कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ किए तो क्या होगा, ये जो 0 है वो हट जाएगा, नया नंबर आ जाएगा, फिर वो सॉल्व नहीं होगा। तो उससे अच्छा क्या करो, थर्ड रो का कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ करो। तो चलो सेकंड रो के साथ करना है। थर्ड रो में 0 चाहिए, तो थर्ड रो के लिए इक्वेशन तैयार करो। तो थर्ड रो के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपको क्या करना है, आपको थर्ड रो को सेकंड रो में से आपको जो है R3 माइनस R2 करना है सिर्फ। अगर आप R3 माइनस R2 कर लेंगे तो आराम से जो है वो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ -8 है और यहाँ -8 यानी माइनस प्लस ये -8 + 8 0 हो जाएगा। तो देखो थर्ड रो के लिए इक्वेशन लिख लिए। अब देखो एलिमेंट्स यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स क्या बनता है। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 3 1 0, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकंड रो भी एज इट इज 0 -8 -8 0, ये भी एज इट इज। थर्ड रो में हो जाएगा, देखो आपको क्या करना है, 0 - 0 तो ये 0, -8 - -8 यानी -8 + 8 तो ये भी 0,
-8 माइनस ऑफ -8 अगेन 0, 0 माइनस 0 तो ये भी 0। देखो इस तरह से ये हमने फाइनली ये हमने न्यू मैट्रिक्स मिल गया। और अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस बिल्कुल, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट सभी के सभी 0 हो चुके हैं। देखो ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है जो हमने ट्रायंगल बनाया है, तो यहां 3 प्लेस पे 0 आ चुका है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अब ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कहां पे है वो चेक करो। देखो ये जो हमने सी मैट्रिक्स तैयार किए थे वो ए और बी को कंबाइन किए थे, तो ए और बी यहां पे भी है क्या? बिल्कुल, ये देखो यहां पे भी ए और बी है। अगर हम यहां पार्टीशन कर लेंगे तो देखो ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट, यहां पे भी ये जो लास्ट मैट्रिक्स मिला है इसमें भी अगर हम पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है, तो ये है ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो अब आपको क्या करना है? ये ए मैट्रिक्स यहां से बाहर निकालना है, बी मैट्रिक्स यहां से बाहर निकालना है और इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें पुट करना है। इससे आपको λ1, λ2, λ3 का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि वो λ1, λ2, λ3 पूरी तरह से 0 है या नहीं। अगर 0 है तो फिर गिवन 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर तीनों नॉन जीरो रहे तो फिर हम लिख लेंगे गिवन 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो चलो ये यहां से ए और बी मैट्रिक्स बाहर निकालते हैं, तो ये हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर ए मैट्रिक्स, इसमें से ए मैट्रिक्स हम बाहर निकाल रहे हैं। ये जो नया ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स है 1 3 1, 0 -8 एंड 0 0 0, ये है ए मैट्रिक्स, ठीक है। और अब यहां पे बी मैट्रिक्स भी लिख लेंगे। बी मैट्रिक्स तो वही है, दैट इज 0 0 0। और अब जैसा हमने कहा था इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद ये क्या होता है। इक्वेशन नंबर 2 में देखो उसका फॉर्म क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले लिखो ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 1 3 1, 0 -8 0 0 0, तो ये हो गया ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इंटू एक्स मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स यानी क्या है, ये है देखो λ1, λ2, λ3 जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। सो λ1, λ2, λ3, ठीक है। और इक्वल टू बी मैट्रिक्स यानी 0 0 0, ये देखिए, ठीक है। हमने क्या किए, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और लैम्बडा और एक्स मैट्रिक्स तीनों को जो है ए बी एक्स को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमें ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म यहां पे मिला है। अब आप क्या करो, यहां से इक्वेशंस बनाओ और फिर वो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब नीचे जगह नहीं है, चलो हम इधर यहां पे लिखते हैं। ये जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाए थे ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसी में सबसे लास्ट में हमें पुट करना है। तो चलो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फर्स्ट रो इंटू कॉलम करो, तो 1 इंटू λ1, 3 इंटू λ2 प्लस 1 इंटू λ3, रो इंटू कॉलम कर रहे हैं। सो λ1 प्लस 3 इंटू λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड रो इंटू कॉलम करो, तो सेकंड रो इंटू कॉलम करेंगे तो ये 0 ऑफ λ1, ठीक है, देन -8 ऑफ λ2 -8 ऑफ λ3 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन में सब 0 हो जाएगा, 0 λ1, 0 λ2, 0 λ3 इक्वल टू 0, सब 0, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जो इक्वेशंस मिली है इसमें ये इक्वेशन को कहो इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन को कहो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको λ2 λ3 में से किसी एक को कोई दूसरा स्केलर वैल्यू से असाइन करना है। मान लो वो वैल्यू k, तो यहां पे लिख लो लेट दैट इज लेट λ3 इक्वल टू k, ठीक है। ये हमने एक स्केलर वैल्यू यहां पे ले लिए है, λ3 को k से असाइन किए हैं। अब क्या करो, ये λ3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने से क्या होता है, इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट कर रहे हैं λ3 का वैल्यू, तो यहां पे तो ये होगा -8 λ2 -8 k इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये पूरे इक्वेशन को -8 से डिवाइड कर लो, -8 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा λ2 प्लस ऑफ k इक्वल टू 0, ऐसा हो गया, ठीक है। हमने पूरे इक्वेशन को -8 से डिवाइड किए। अब इससे λ2 का वैल्यू मिल जाएगा, सो ये k को उधर शिफ्ट करो, सो λ2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ k, ठीक है। तो हमें λ2 भी हमने ये निकाल लिए इन द फॉर्म ऑफ k। और अब क्या करो, λ2 λ3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। तो चलो इक्वेशन नंबर 3 में सब कुछ पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 ये है, ठीक है ना। इसमें λ1
प्लस 3 ऑफ, देखो k का लैम्बडा 2 का वैल्यू माइनस k है तो यहां लग जाएगा माइनस, ये हमने लगा दिए माइनस k, और लैम्बडा 3 का वैल्यू k है इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1, ये देखो ये माइनस 2k इक्वल टू 0, सो लैम्बडा 1 इक्वल टू 2k। तो फाइनली हमें लैम्बडा 1 का वैल्यू भी मिल गया इन द फॉर्म ऑफ k। तो हमने लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 तीनों के तीनों यहां फाइंड आउट कर लिए। और इसमें चेक करने वाली बात यह है, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, यहां पे लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 तीनों के तीनों नॉन जीरो है। हमने आपको कहा था कि अगर तीनों नॉन जीरो हो तो फिर हम कहेंगे कि गिवन 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहां पे हम वही करेंगे, देखो लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 तीनों की तीनों नॉन जीरो है, इसका मतलब द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो चलो एक काम करते हैं, यहां स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हम इधर लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, सिंस लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3 ऑल आर नॉन जीरो, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स x1, x2 एंड x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक दैट इज रिलेशन बिटवीन देम। ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है। और अब जो रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 का वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमने स्टार्टिंग में तैयार किए थे, हमें यहां पे पुट करना है। तो चलो ये हम यहां पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 1 में देखो लैम्बडा 1 की जगह लैम्बडा 1 का वैल्यू पुट करो जो कि है 2k, तो हम यहां लिख लेंगे 2k इंटू दैट इज x1, ठीक है। देन लैम्बडा 2 का वैल्यू यहां रखो जो कि है माइनस के ऑफ x2, एंड लैम्बडा 3 का वैल्यू है दैट इज k, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस k ऑफ x3 इक्वल टू 0। ये देखिए हमने पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 1 में। अब बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहां पे क्या करो, पूरे इक्वेशन को k से डिवाइड करो। तो k से डिवाइड करने के बाद ये हम यहां लिख लेंगे 2x1 माइनस x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल टू 0। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और कुछ भी नहीं हो सकता है, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। सो ये हमें रिलेशन मिल गया तीनों वेक्टर्स के बीच में। तो हम यहां नीचे स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।